नहीं या देखा नहीं। और दूसरा, प्रोफेसर राम, कानून सर्वोपरि संविधान है। Only what Professor Ram Gopal Yadav says, and I am sure the honourable members will reflect what I have said. Professor Ram Gopal Yadav. धन्यवाद श्रीमान, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। कल लोकसभा में मध्य रात के बाद तक चर्चा चली और बिल पास हुआ। मैंने माननीय रिजिजू साहब को पूरा भाषण सुना और नेताओं के भाषण भी सुने और आज भी सुन रहे हैं। दोनों तरफ से कुछ बहुत अच्छे वक्ताओं ने भाषण दिए। कभी कभी लगता है कि उधर से कोई अच्छा व्यक्ति बोल रहा है तो लगता है यही सही है, और कई बार ऐसा लगता है कि इधर से जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है। तो ये संसद में जब कन्फ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है तो हमें लगता है कि संसद के माध्यम से देश की आम जनता में भी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जबकि स्थिति बिल्कुल साफ है। संसद में जब प्रवेश पहली बार में आया, उस तरफ जो अब सदन हो गया है, संविधान सदन, सेंट्रल हॉल में घुसते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है अयम निजा परोचेति परोयेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का, लोगों का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका भी। इसलिए उदार बने रहिए। नड्डा जी ने अच्छी बात कही, लेकिन कहा कि राजनीति हुई और अंत में खुद राजनीति में प्रवेश कर गए। तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटी की, और खासतौर से मुसलमानों की हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से दुनिया में इतना बड़ी संख्या मुसलमानों की कहीं नहीं जितनी हिंदुस्तान में, मुस्लिम देशों में भी कहीं। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर ये लगे लोगों को कि अन्याय हो रहा है और जनता में चर्चा ये हो जाए, फिर आप कितना ही कहिएगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं या अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। व्यक्ति खुद जब कुछ काम अपने को असेस करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन जनता उसको जज करती है कि उन्होंने अतीत में कैसा किया है, मैंने कैसा पीछे किया है। जजमेंट तो उससे होता है। मैं कहूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं करूंगा, उससे थोड़ी कोई जजमेंट करेगा। तो आपने अतीत में जो किया है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। भले ही आप इन के इन प्रकारेण चुनाव जीत जाएं, लेकिन पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं है। पब्लिक को विश्वास नहीं है, क्योंकि जो बातें आपने कहीं, जो इस सरकार ने वादे किए लोगों के साथ, उन वादों को न पूरा किया न उन पर अमल करने की कोशिश की। तो इसमें जो कह रहे हैं, हमारे जो पहले वक्ता बोल रहे थे, ऐसा लगता था कि जाने कितना प्रेम गरीब मुसलमानों के प्रति इनके मन में उभर आया। आंसू निकल आए सर, आंखों से आंसू आ रहे। इन्हें हम आज से जानते लेकिन ये, अरे आप हमारे मित्र हैं, आप नेताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे। जो मुख्यमंत्री रहा उसके साथ संबंध में आए, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध आए और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। तो इस तरह से बोल रहे थे, बहुत अच्छे आदमी तो हैं।
अच्छे आदमी हैं, किसी एक आदमी से लड़ने की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन अच्छी बात है इसकी आलोचना करने से बड़े पद पर पहुंचे। तो मैं ये कह रहा था कि जो भाषण हो रहे हैं उधर से, उसमें बार बार जमीन और फंड, पैसे की बात आती है। मुझे ऐसा लगता है 14 से 24 तक आपको याद ही नहीं रहा, 10 साल आपको याद ही नहीं रहा कितनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है। जब सारी संपत्ति देश की बेच ली तब फिर देखा गया कि कहां बची हुई है, तो आप वक्त पे आ गए। ऐसा मत कीजिए, ये देश सबसे मिलकर ही, सबके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है और बढ़ेगा। कितना ही गलत या अलग अलग रास्ते पर डाइवर्स उस पर हम चलें, लेकिन अंततोगत्वा कभी न कभी दिमाग में ये आता ही है कि हमें मिलकर काम करना होगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है। लेकिन हमें बुरा न मानो, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, मैं कई बार इतना ज्यादा कटु सत्य कभी नहीं बोलता, और इसलिए नहीं बोलता हूं कि आगे की लाइन में और पीछे भी दोनों तरफ, खासतौर से उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, उनका मैं बहुत लिहाज करता हूं, तो कहीं इनको बुरा न लगे इसलिए नहीं कहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रोफेसर मनोज झा ने इशारा किया था कि हम धीरे धीरे डेमोक्रेटिक स्टेट से टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही नुकसानदायक बात होगी इधर बैठे हुए लोगों के लिए भी और उधर बैठे हुए लोगों के लिए भी, अगर ऐसी स्थिति आती है तो। इसलिए ये स्थिति मत पैदा होने दीजिए। मैं यहाँ पर जो ये बिल आया है उस पर संदेह हमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोग बुरा न माने, हम जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, ईद के दिन, ईद, मैं तो आपकी तरफ देख के कहूंगा, नहीं पर मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ भी देख लें। अरे 3-3 मिनट वालों को आपने 20-20 मिनट दे दिया, तो हमें भी 1 आध मिनट ज्यादा दे दीजिए। वैसे मैं आपके हर आदेश का पालन करूं, मैं अभी बैठ जाऊंगा। नहीं, आप इतने वरिष्ठ हैं। आपने टेलीविजन पर देखा होगा नड्डा साहब कि संबल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा का मैं सदस्य वहां से रहा हूं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर अधिकारी नंगी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए घूम रहे, फोर्स के साथ, जहां शांति की बात होती है। जब ये माहौल प्रदेश में कहीं हो जाए तो आप किसी अच्छे मन से भी अगर कोई बिल लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व माइनॉरिटी होगी, उनको भरोसा हो ही नहीं सकता आप पर। इसलिए पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालिए कि माइनॉरिटी के साथ व्यवहार ठीक करे, और उसके बाद इस तरह के बिल लाएं तो इसमें भी संशोधन। ये तो आपने सोचा ही नहीं, हमें लगता इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना संकट आएगा सामने, उसको लागू करने में आपके ही सामने दिक्कत आ जाएगी। 5 साल से इस्लाम का प्रचार कर रहा हो, जो हिंदू पैदा हो गया वो हिंदू है, जो मुस्लिम पैदा हो गया वो मुसलमान है। अब वो प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, इस्लाम का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपके हाथ में, न हमारे हाथ में, ये तो ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। कौन कहाँ पैदा हुआ, जो पैदा हुआ जहाँ वो है, अगर मुसलमान पैदा हुआ तो मुसलमान धर्म का है कि नहीं, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो 5 साल का वो उसमें बैरियर लगाने से क्या फायदा है। थैंक यू पूरी बात। और सारा अधिकार अगर कलेक्टर को दे दोगे तो आर्टिकल 26 का उल्लंघन तो है ही। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के 3रे अनुच्छेद 3रे भाग में है, वो शुरू होता है, उसमें आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है कि इस भाग के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनको सीमित करने वाला, छीनने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो कानून रद्द होगा।
आर्टिकल 13 में है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हो। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 26 में है कि आप कोई भी माइनॉरिटी अपना रिलीजियस मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था खुद कर सकते। दोनों को एक साथ पढ़ें तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि सब इलीगल है, असंवैधानिक है। तो कोई असंवैधानिक काम मत कीजिएगा। आप बहुमत में हैं दोनों जगह, वहां तो बहुमत बना लिया आपने और यहाँ हो गया आप, यहाँ वास्तव में बहुमत आप। थैंक यू प्रोफेसर तो साहब। उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, मेरी यही राय है। थैंक यू। ईश्वर से डरिए, क्योंकि ये कोई दुश्मन नहीं है आपके। दुश्मन है होता है अहंकार व्यक्ति का। और कभी कभी कुछ लोग उधर से ऐसे बोलते हैं, आप तो बहुत विनम्र लोग हैं, जिनके बोलचाल से ही अहंकार टपकता है। अहंकार से बड़ा दुश्मन कोई किसी का नहीं होता, और जिसको अहंकार हो जाता है उसका नुकसान तो करता है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। अब आप भी सोच रहे होंगे कौन सी आपत्तिजनक बात कही। आपने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा कर कर कहा, नहीं, आपने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा कर कर कहा, एक व्यक्ति से डरकर यहां आ गए। यह आपत्तिजनक है। इनको आपत्ति नहीं, सबसे खुश है। चाहे इनको आपत्ति हो या नहीं हो, प्रसन्न है। मुझे आपत्ति है, क्योंकि यहाँ का कोई सदस्य डर नहीं सकता, और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल तो बिल्कुल ही नहीं डर सकते। पर आपने उस व्यक्तित्व का महामंडन किया है। यह आपकी साजिश है, सोच समझकर किया है। और एक बात शुरुआत की आपने कि आपके प्रांत में ऐसी ताकत है कि लोग यहां आते हैं।